गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर का स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोग निर्देशन कार्यों को विद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि विद्यालय स्तर पर कहाँ किस तरह से और कब कब निर्देशन की आवश्यकता होगी। इससे पहले के वीडियो में हमने प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्यों के बारे में अध्ययन किया था कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्य कैसे किए जाते हैं और किस प्रकार से उसमें एक शिक्षक को अपनी भूमिका निभानी। आज हम करने वाले हैं माध्यमिक स्तर पर, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन क्या है, किस तरह से किया जाता है और निर्देशनकर्ता के क्या तो कार्य हैं, उसके क्या दायित्व हैं और वो किस तरह से कार्य करता है। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि शैक्षिक निर्देशन में निर्देशनकर्ता के दायित्व। निर्देशनकर्ता के निर्देशनकर्ता यानी कि जो गाइडेंस दे रहा है उसके क्या दायित्व होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, यानी कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके दायरे या उसके एरियाज किस तरह से उसे फिक्स करने होंगे। क्योंकि ये चीज जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम उस कार्य को बहुत सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसीलिए जो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आती है वो है योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण यानी कि गाइडेंस देने से पहले एक परफेक्ट प्लानिंग टीचर की होनी चाहिए, या जो भी गाइडेंस दे रहा है उसकी कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से बच्चे को गाइडेंस देगा, कौन से संसाधन, कौन से इक्विपमेंट्स या कौन से सोर्सेज उसको जरूरत है, वो सोर्सेज या संसाधन कौन से हैं, उनको किस तरह से उपयोग करेगा और बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल जोन का निर्माण वो कैसे करेगा। इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि पहले प्लानिंग की जाए, यानी कि योजना का निर्माण किया जाए। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है वो है परामर्श कार्य। परामर्श कार्य यानी कि योजना निर्माण के साथ ही परामर्श कार्य कैसे करना है उसकी भी पूरी एक परफेक्ट प्लानिंग होगी। योजना बनाना में सारे सोर्सेस वगैरह होंगे, परामर्श के लिए इस कार्य को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा और इसको किस तरह से लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा या टारगेट तक लेकर जाया जाएगा, इसकी पूरी एक सही प्लानिंग या योजना का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद में है विद्यार्थी का मूल्यांकन। उससे पहले शैक्षिक एवं व्यावसायिक नियोजन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक नियोजन यानी कि शैक्षिक और व्यावसायिक योजना का निर्माण करना, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व है कि वो बालक को शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी किस तरह से उन्नति और प्रगति करनी है, इसके लिए निर्देशन प्रदान करे। अर्थात शिक्षक को स्वयं को इसके लिए प्रॉपर नियोजन यानी कि प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर सारी जानकारी को एकत्रित करना होगा। उसके बाद में आते हैं व्यवस्था। निर्देशन कैसे करना है, किस तरह से कहाँ पर होना है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, यानी कि जब हमने यहाँ प्लानिंग करनी कि हमको अमुक संसाधन चाहिए, इन सोर्सेस की हमें जरूरत रहेगी, लेकिन उनको कहाँ पर कैसे फिट किया जाएगा, किस तरह से किस जगह पर आके कौन सी बात का या कौन से सोर्स या संसाधन का उपयोग किया जाएगा, यानी कि एक पूरी व्यवस्था कहाँ पर किया जाएगा, विद्यालय में करना
है, विद्यालय के बाहर करना है, एक शांत वातावरण कक्ष में करना है, परिवार के बीच में बैठ के करना है, कहाँ पर करना है, एक व्यवस्थित व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इसीलिए एक सफल निर्देशन के लिए आवश्यक है कि उसको व्यवस्थित या उसकी व्यवस्था पहले की जाए। उसके बाद आता है अभिभावकों से सहायता। अभिभावकों से सहायता, निर्देशन कार्य के लिए बहुत जरूरी है कि अभिभावकों से सहायता प्राप्त हो, यानी कि अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाए, जिससे कि सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन बालक को प्रदान किया जा सके। इसीलिए अभिभावकों का सहयोग लेना भी अनिवार्य है। फिर बात में है कर्मचारी परामर्श। कर्मचारी परामर्श यानी कि यहाँ पर क्योंकि माध्यमिक स्तर का बालक, निर्देशन की अगर हम बात करते हैं तो इस समय बालक की विचारधारा का निर्माण होने लगता है, यानी कि एक निश्चित दिशा निर्मित होने लगती है। अब वह तर्क वितर्क करने लगता है, अब उसकी रुचि निश्चित होने लगती है, यानी कि एक सही दिशा में, एक सही प्रकार कहना चाहिए कि बचपन में जैसे बालक कभी इसको ये चीज पसंद होती है, कभी वो चीज पसंद होती है, अब ऐसा है, अब बालक की एक सही, एक अलग दिशा निर्मित होने लगती है, यानी कि एक सेट यानी कंफर्म, जिसके बारे में हम ये कहें कि उसकी एक हॉबी जो कि परफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं, या जिसके बारे में बच्चे को सबसे ज्यादा जुनून जिसको या बहुत ज्यादा शौक अच्छा लगता है, इस तरह की एक जो है उसकी रुचि निर्मित होने लगती है, उसकी हॉबी का निर्माण होने लगता है। अब वो तर्क करना जानता है, आर्ग्यू करना समझने लगता है, किस तरह से उसे आर्गुमेंट करने हैं, उसकी तार्किक चिंतन क्षमता का विकास होने लगता है। तो कहने का मतलब कि अब बालक स्वयं से, क्योंकि स्वयं को भी समझने की क्षमता उसमें विद्यमान होने लगती है, क्षमता आने लगती है, तो खुद को भी कैसे समझे। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस आयु में आकर बालक का मानसिक विकास भी शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जो निर्देशन करता है वो केवल एक शिक्षक तक सारा दायरा सीमित नहीं रहता है। कर्मचारी परामर्श यानी कि और जितने भी आसपास के कर्मचारी उस बालक के इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं या व्यक्ति हैं, उनसे भी उससे संबंधित परामर्श लिया जाए, क्योंकि जैसे विद्यालय में शिक्षक किसी बालक के लिए परामर्श के लिए योजना बना रहा है, तो वो और जितने भी शिक्षक हैं उनसे सबसे परामर्श लेगा कि उसकी किसी विषय विशेष में समस्या है या अन्य किसी प्रकार की समस्या है, तभी उसे सही कारण का पता चल पाएगा। इसीलिए कर्मचारी परामर्श का होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है स्थानीय अनुसंधान। स्थानीय अनुसंधान यानी कि स्थानीय स्तर पर बालक से संबंधित समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना, अनुसंधान कार्य करना। कि अनुसंधान कार्य में बालक से संबंधित भी होगा, संसाधनों से संबंधित भी होगा, यानी कि हर संपूर्ण एक विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगर हम अपने जो परामर्श या निर्देशन की जो योजना है या निर्देशन कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि एक कंप्लीट जितना पॉसिबल है उतनी क्षेत्र में अनुसंधान करके उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्रित किया जाए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है जनसंपर्क। जनसंपर्क का भी होना जरूरी है कि समाज क्या चाहता है, किस तरह की अपेक्षाएं रखता है, किस तरह के व्यक्ति के बारे में कैसी कल्पना वो करता है। जब सारी चीज अगर हमें पता नहीं है, नहीं अगर हम चाहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि हम बालक को सही निर्देशन नहीं दे सकते। समाज के योग्य, समाज का योग्य नागरिक बनने में सहयोग नहीं कर सकते। इसीलिए जनसंपर्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनसंपर्क के माध्यम से समाज क्या चाहता है और समाज उस बालक के बारे में क्या सोचता है,
इसकी जानकारी हमें बहुत सहजता से प्राप्त हो पाती है। अगली बात इसमें आती है छात्रों के रिकॉर्ड या संचित अभिलेख। संचित अभिलेख का को रखना, यानी कि बालक से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए संचित अभिलेख का होना जरूरी है, क्योंकि आपने सूचना एकत्रित तो कर ली, अगर उनको एकत्रित करके किसी सुरक्षित दस्तावेज की तरह उसको सुरक्षित नहीं रखा तो हो सकता है कि आपने जो सूचना एकत्रित की है वो निर्देशक की जिस स्तर पर आकर उस सूचना की आवश्यकता है वो आप भूल जाए, आपके दिमाग से वो निकल जाए, या आप सही सूचना क्या थी ये चीज आपको याद न रहे और आपको दोबारा फील्ड में जाना पड़े तो समय भी अधिक लगेगा, लिंक भी टूटेगा और अन्य प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। इस सब से बचने के लिए आवश्यक है कि संचित अभिलेख का उपयोग किया जाना चाहिए। और अंतिम बात है कि मूल्यांकन। यहाँ पर दो बातें, क्योंकि यहाँ मैंने बीच में मूल्यांकन बोला था लेकिन उसकी जगह मैंने फिर उस पॉइंट को छोड़ दिया था। क्यों? कि मूल्यांकन दोनों तरह से होगा। पहला, बालक का जो मूल्यांकन है, निरंतर रूप से जो प्रोग्रेस वो कर रहा है उसका उसे मूल्यांकन करना है। दूसरा, अपने द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उसे मूल्यांकन करना होता है कि मैंने जो निर्देश दिया है वो सही है नहीं है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह का बालक को अचीवमेंट की जरूरत है वो अचीवमेंट उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज के लिए जरूरी है कि मूल्यांकन किया जाए। अब आता है कि निर्देशन के कार्य क्या है। निर्देशन के कार्य, यानी कि निर्देशन के लिए अब हमें किस तरह से कार्य करना है, इस बात पर अब हमें ध्यान केंद्रित करना है कि किस तरह कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको कि एक निर्देशनकर्ता को करने होते हैं, क्योंकि इसके बिना ये मानकर चलिए कि कार्य की सफलता संभव नहीं है। इसीलिए निर्देशन कार्य करने के लिए उसे कौन कौन से कार्य करने होते हैं, यानी कि किस तरह से उसे निर्देशन के कार्य को पूर्ण करना होता है। तो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आती है विद्यालय आवश्यकताओं की जानकारी। विद्यालय विद्यालय आवश्यकताओं की जानकारी, यानी कि निर्देशन से पहले यह पता होना चाहिए, या हम निर्देशन कार्य करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विद्यालय की आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि बालक जब तक उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा तब तक वो उस जगह का समायोजित नहीं हो सकता, वहां से वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि विद्यालय की आवश्यकताएं क्या है, उसको शिक्षा में उन्नति करनी है, उसे विद्यालय की आवश्यकता यह है कि वो बालक को शिक्षा के लिए उसने बुलाया है तो उसको शिक्षा प्रदान करे, अनुशासन की व्यवस्था करे, वातावरण का निर्माण करे जिससे कि बालक सही ढंग से उचित ढंग से पढ़ सके। यहाँ पर जैसे वातावरण का निर्माण करने की बात आती है तो विद्यालय की आवश्यकता है कि वातावरण पढ़ाई योग्य होना चाहिए, तभी सभी बालक रुचि लेंगे। अर्थात हर बालक को किस तरह से उस वातावरण निर्माण में अपना सहयोग करना है, अर्थात कि ये इस चीज की जानकारी बालक को होनी चाहिए। कहने का मतलब कि विद्यालय वातावरण कैसा, यानी कि विद्यालय की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में बालकों को पता होना चाहिए, जिससे कि वे अपनी उन्नति में शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशन कार्य में सहयोग प्रदान कर सकें। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, वो है विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। विद्यार्थियों की सूचना
एकत्रित करना, यानी कि विद्यार्थी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो उसका एकत्रित होना बहुत जरूरी है। अर्थात निर्देशन कार्य के अंतर्गत अगला स्टेप आता है या इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि विद्यार्थी संबंधित समस्त सूचनाओं को एकत्रित किया जाए, जो कि हमने दायित्वों में देखा है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्रित करना। शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना को एकत्रित करना। ठीक है, ये दायित्वों में हम देख चुके हैं कि शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं एकत्रित होनी बहुत जरूरी है और एकत्रित करके फिर छात्रों तक पहुंचाई जाए, यानी कि इन सूचनाओं का होना शिक्षक को जब तक इसके बारे में पता नहीं होगा वो छात्रों को नहीं दे सकेगा। अर्थात इन एकत्रित सूचनाओं को एकत्रित कर छात्रों को प्रदान करना। मतलब कि व्यावसायिक और शैक्षिक सूचना एकत्रित करना और फिर उन्हें छात्रों को देना। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बालकों को सही जानकारी प्रदान की जानी चाहिए या सही जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए बालक को किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार का पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार का साहित्य उसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के विद्वानों के विचार उसे सुनने चाहिए, इन सब के लिए निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। अगली बात आती है इसके अंतर्गत, नेक्स्ट जो है वो है समायोजन में सहायता। समायोजन में सहायता यानी कि समायोजन कैसे करना है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्यालय व्यवस्थाओं में हो, व्यावसायिक व्यवस्थाओं में हो, कहीं पे भी किसी भी प्रकार वातावरण में, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक किसी भी वातावरण में हो, तो समायोजन कैसे करना। शिक्षा ही है जो बालक को समायोजन करना सिखाती है। इसीलिए समायोजन कैसे किया जाता है या किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए, इसका जो प्रशिक्षण है, इसकी ट्रेनिंग है, वो विद्यालयों में प्राप्त होती है और निर्देशन में ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि समायोजन एडजस्टमेंट अगर बालक कर लेता है तो मानकर चलिए कि शिक्षा में भी उसकी सफलता है, किसी भी क्षेत्र में जाएगा हर जगह उसे अगर वो समायोजन करने की उसमें क्षमता विद्यमान है, एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी अगर उसमें है, तो वो कहीं भी किसी भी स्थान पर आसानी से समायोजन कर सकता है और निश्चित है जहाँ सही, उचित और सकारात्मक समायोजन होता है वहां पर सफलता निश्चित प्राप्त होती है। अगली बात, अध्ययन कौशल के विकास में सहायता। अध्ययन कौशल का विकास। अध्ययन कौशल यानी कि अध्ययन की क्षमताएं किस प्रकार से योजना बनानी चाहिए, किस प्रकार से बालक को अध्ययन करना चाहिए, अधिगम के लिए वो किस प्रकार से प्रयास करेगा, इन सारों के लिए एक सही निर्देशन, सही गाइडेंस जब मिलती है तो बालक जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से उत्तरोत्तर विकास करता रहता है, यानी कि निरंतर रूप से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना प्रोग्रेस करता रहता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे अध्ययन
कौशल में विकसित किया जाए, यानी कि एक किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसमें एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए जो निर्देशन के माध्यम से उसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्वयं को समझना। स्वयं को समझना, जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक आपको अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के बारे में जानकारी नहीं होगी कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। इसीलिए खुद को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो निर्देशन के माध्यम से बालक में स्वयं को समझने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है समस्या समाधान हेतु समस्या समाधान की योग्यता। इस आयु में बालक इतना सक्षम हो जाता है, इतना वो समझने लग जाता है कि वो किसी भी समस्या का समाधान करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो अब इन समस्याओं को समझना उसे आ जाता है कि समस्याएं क्या है। तो निर्देशन का कार्य होता है कि बालक को समस्याओं को समझना और उनके समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है और समाधान कैसे किया जा सकता है, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर बालक को इस चीज की जानकारी हो जाती है तो वो किसी भी समस्या को पढ़ने से पहले ही उसको रोक लेता है। इसीलिए आवश्यकता है, निर्देशन का कार्य है कि बालक को समस्याओं के समाधान करने की का प्रशिक्षण उसे प्रदान करे, अर्थात यहाँ पर बालक समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसके अंतर्गत आती है समय प्रबंधन। समय, टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम में सबसे बड़ा टास्क है, एक तरह से यूं कहा जाए, क्योंकि सिर्फ टास्क में इसलिए कह रही हूं कि आजकल की जो यंग जनरेशन है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर हम कहते हैं कि अध्ययन कौशल का विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो आप में एक किसी भी प्रकार के स्किल को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट करने में, कौशल के विकास करने में बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरह की कौशल होते हैं, तो उनमें टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। सही टाइम पर सही जगह अगर आपने नहीं मारा या उसको नहीं काम किया तो आपका वो कार्य संभव नहीं। जैसे आप किसी मशीन पर कार्य करें और मशीन जब ऊपर से नीचे ठोकर मारती है, अगर आपने सही टाइम पर वस्तु वहां पर नहीं रखी या रखकर हाथ हटाने के टाइम में अगर आपकी गलती हो गई तो वो सीधा मशीन आपके हाथ पर आकर लगेगी या गिरेगी। अर्थात अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप वहां पर ये गड़बड़ कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था कि मशीन के साथ अगर आप जरा सा भी चूकते हैं तो मशीन से आपके लग सकते हैं। वही चीज है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको प्लानिंग करनी नहीं आती कि मैं मुझे 2 घंटे में इस कार्य को पूरा करना और नहीं हो पा रहा है, तो ये किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है। जब इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप पता है उसको आप उसी तरह से कार्य करेंगे। अर्थात टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी का होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगली बात आती है शैक्षिक उन्नति में सहायता। शैक्षिक उन्नति में सहायता। बालक की शैक्षिक उन्नति में किस तरह से सहायता की जाए, निर्देशन के माध्यम से इस सहायता को प्रदान किया जाता है। कौन सा विषय उसको टफ पड़ रहा है, उसके लिए किस प्रकार से निर्देशन दिया जाए, उसके समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए, ये इसके माध्यम से बालक की शैक्षिक उन्नति पर कार्य किया जाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है
सह शैक्षिक गतिविधियों में सहायता। गतिविधियों में सहायता यानी कि कौन सी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसको बालक करके और अपने विकास का अपना जो है डेवलपमेंट में अपने विकास में वो प्रयास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी। शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य लेकर वो शिक्षा अर्जित करने आया है तो ये उद्देश्य क्या होते हैं, किस तरह इन उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, इसकी जानकारी भी बालक को दी जानी चाहिए, दी जाती है निर्देशन के माध्यम से। क्योंकि अगर उसे सही निर्देश पता नहीं, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के से उद्देश्य पता नहीं है तो हम कहते हैं कि एक सही शैक्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए, तो वो चीज संभव नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि उसके इस शैक्षिक उद्देश्यों की उसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण निश्चित है कि अगर आप अनुशासित बालक चाहते हो तो डंडे के दम पर या दबाव के आधार पर बालक को आप अनुशासित नहीं कर सकते हो। यहाँ आवश्यक है कि उसमें अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है विषय चयन। जिसके बारे में आप सबको पता है, ये आप सबके लिए खुद भी अनुभव करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट बालक को चयन करना चाहिए। इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता। अंतिम है विषयगत समस्या का समाधान यानी कि किसी विषय विशेष के अंतर्गत यदि बालक को कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी निर्देशन कार्य माध्यमिक स्तर पर, चूंकि बालक इस समय विषय चयन भी करता है और इसी समय अपने विकास के लिए विषयों पर विशेष बल भी वो देता है। अर्थात निर्देशन के माध्यम से हम बालक के संपूर्ण विकास, माध्यमिक स्तर के बालक जो कि इस समय ये कहा जाता है कि तूफान की अवस्था है, उस अवस्था को नियंत्रित करके और उसके विकास के लिए किस प्रकार से निर्देशन कार्य किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का हमारा होमवर्क है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन कैसे किया जा सकता है। समझाइए, ठीक है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्य कैसे किया जा सकता है समझाइए। अब इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए,
बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए या साबुन से हाथ धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।